हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7वीं वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र प्रारूप बताने वाली हूं, जिसमें हम यहां पर देखेंगे कि कक्षा 7वीं विज्ञान के पेपर में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें, यहाँ पर हम सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं। चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे पेपर की जो भी वीडियो रहती हैं वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। यहाँ पर हमारे पास है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन 2026 विषय विज्ञान कक्षा 7वीं का पेपर है। उम्मीद है इसके पहले का आपका जो भी पेपर था अंग्रेजी विषय का वो आपका बेहद अच्छे से गया होगा और ये पेपर भी आपका अच्छे से ही जाएगा। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर 1 में आपसे सही विकल्प प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सही उत्तर आपको बताना है वक्र। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है। मनुष्य का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है टाइफाइड। आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है, टाइफाइड। प्रश्न नंबर 4 है, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम कहलाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने वाला प्रक्रम गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 5 है, घड़ी की सुई की गति को कहा जाता है। घड़ी की सुई की गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके सही विकल्प वाले थे। इसके बाद पेपर में आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। सभी रिक्त स्थानों का हम यहाँ पर आंसर देखेंगे। पहला रिक्त स्थान है, हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को हम विकिरण कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है विकिरण कहते हैं। नंबर 8 पर पूछा है, घास में की प्रचुर होती है, तो यहाँ पर आपको लिखनी है सेलुलोज की प्रचुरता होती है। प्रश्न नंबर 9 है, लाल रक्त कोशिकाओं में नामक लाल रंग वर्णक होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हीमोग्लोबिन। क्या लिखेंगे, हीमोग्लोबिन। नंबर 10 है, परागकोश में फूल वर्तिकाग्र पर परागण के स्थानांतरण को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है परागण कहते हैं। सभी उत्तर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, आप सभी उत्तरों का स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें। इसके बाद पेपर में आपसे यहाँ पर अति लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र बता रहे हैं, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 11 आप देखिए, अति लघुत्तरी में कुछ इस तरीके के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अन्य कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, विटामिन सी के स्रोत कौन से हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी याद कराऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखते रहें। विटामिन सी के स्रोत आपको बताना है खट्टे फल। खट्टे फल कौन कौन से होते हैं, आंवला, नींबू, संतरा और अमरूद विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। जितने भी खट्टे फल हैं वो सभी क्या है, विटामिन सी के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अम्ल किसे कहते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। तो अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यही आपको यहाँ पर लिखना, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं और नीले को किस में कर देते हैं, लाल में परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, नींबू का रस आप कह सकते हैं, या फिर संतरा, अमरूद जो अभी हमने आपको ऊपर बताए थे वो सभी इसके उदाहरण रहेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है, हृदय और रक्त वाहिनियों का वह तंत्र जो शरीर में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। किसे कहते हैं, जो रक्त वाहिनियों का वह तंत्र जो शरीर के पोषक तत्व, ऑक्सीजन
और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, परिवहन का कार्य करता है, उसे हम परिसंचरण कहते हैं। इसे भी आप याद कर ले। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा है कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर पहला लाभ आपको लिखना है, नए पौधे कम समय में उगाए जा सकते हैं। नए पौधे हूबहू अपने जनक पौधे के समान होते हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, इसमें नए पौधे कम से कम समय में उगाए जाते हैं। मान लीजिए कोई पौधा उगने के लिए अगर 30 दिन लेता है तो यहाँ उसी कम समय में उगा देगा, और पौधे हूबहू अपने जनक पौधे जैसे ही दिखते हैं। इसके बाद है नंबर 16, अपघटक किसे कहते हैं। तो वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस में परिवर्तित करते, जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों को ह्यूमस में परिवर्तन कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया और कवक। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 11 से लेकर 16 तक 2 नंबर वाले प्रश्न देखे, जो सभी आपके अति लघुत्तरी प्रश्न में आते हैं। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे 17 से लेकर 22 तक आपसे जो है लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, ऊष्मा के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं। ऊष्मा का उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाना ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा का क्या काम होता है, वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाती है, इसी हम ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं, 3 विधियां आपको बताना है, चालन, संवहन और विकिरण। 3 नंबर का प्रश्न है, इसलिए सभी उत्तरों को इतना बड़ा ही लिखे जितना हम बता रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एकदम सटीक और सही उत्तर बताएंगे, जिससे पेपर में आपके बिल्कुल भी नंबर ना कटे। तो सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद ज़रूर करें। अगर आप पेपर में 60 में से 60 नंबर लाते हैं तो इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद ज़रूर कर लें। प्रश्न नंबर 18 है, अम्ल और वर्षा किसे कहते हैं। उत्तर में आपको लिखना, वायुमंडल में उपस्थित प्रदूषण जब वर्षा के जल में घुलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, जो वायुमंडल में प्रदूषण है जब वो वर्षा के जल में मिल जाएगा तो उससे क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनेगा, और उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। इसके बाद है नंबर 19, स्वपरागण और परपरागण के बीच आपको अंतर बताना है। स्वपरागण क्या है, तो परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, और परपरागण में क्या होता है, ये हवा, पानी या कीटों द्वारा दूसरे पौधों के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। परपरागण में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर एक फूल उग रहा है तो इसी का जो वर्तिकाग्र अपने ही फूल पर गिरेगा, लेकिन परपरागण में क्या होता है, पशु पक्षी हवा पानी द्वारा दूसरे तक पहुँचता है। प्रश्न नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई यूनिट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है, मापन की एक मानक प्रणाली जो पूरी दुनिया में समान रूप से स्वीकार की जाती है ताकि गणनाओं में एक रूपता बनी रहे, जिसे लंबाई का मात्रक मीटर है। सभी जगह एक रूपता बनाने के लिए, किसी भी चीज़ को नापने तोलने के लिए हमने क्या करा है, एक मात्रक प्रणाली बनाई है, जिससे कि कहीं भी सामान में किसी भी चीज़ में कोई भी मिलावट ना हो। इसके बाद है प्रश्न नंबर 21, वनों से प्राप्त 6 उत्पाद आपको बताने। वनों से प्राप्त 6 उत्पाद है, लकड़ी, औषधियाँ, गोंद, शहद, फल और मोम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 22, आपांक क्या है। शुष्क आपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ पर आपको लिखना है, जल उपचार के दौरान टंकियों के तल में जमा होने वाले ठोस अपशिष्ट को आपांक कहते हैं। जल उपचार के दौरान टंकियों के तल में जो जमा हो जाता है, आपने देखा होगा आपके घर में जो पानी की टंकी ऊपर भरी होती है, उसमें नीचे जितना भी पदार्थ जमा होता है वो अपशिष्ट आपांक कहलाता है। शुष्क आपांक का उपयोग खाद के रूप में खेतों में किया जाता है। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 23 में पूछे हैं। ये सभी प्रश्न आपसे 5 नंबर में पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करके लिख लें और इसे अच्छी तरीके से याद कर लें। प्रश्न नंबर 23 है, फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जो एक बार तो परिवर्तित हो जाता है लेकिन दोबारा नहीं कर सकते। जैसे दूध से आपने क्या बना लिया, दही बना लिया, लेकिन क्या दही से आप दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक फल में भी क्या होता है, कच्चा फल है, कच्चे फल को हमने क्या कर लिया, पका लिया, तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कच्चे को हमने पका तो लिया लेकिन पके हुए को हम फिर से कच्चा नहीं बना सकते। यही चीज़ आपको यहाँ पर उत्तर में लिखनी है। फलों के पकने पर उनके स्वाद, गंध और रासायनिक गुणों में स्थायी बदलाव आ जाता है। पके हुए फल से दोबारा कच्चा फल प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ एक रासायनिक परिवर्तन है।
प्रश्न नंबर 24 है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको अंतर बताना है। वायवीय श्वसन क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अधिक ऊर्जा निकलती है और अंत में CO2 और जल बनता है। 3 चीज़ें याद रखना है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, अधिक ऊर्जा निकलेगी और अंत में CO2 और जल बनेगा। अब इसमें आप इस सभी का उल्टा कर देंगे, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो इसमें आपको क्या करना है? अनुपस्थिति। इसमें ऊर्जा अधिक अधिक निकल रही थी, इसमें ऊर्जा को हम कम निकाल देंगे। इसमें उदाहरण आपको CO2 और जल दिया गया था, इसमें आपको अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, ये अंतर बहुत आसान है, अच्छी तरीके से याद कर लें। अब प्रश्न नंबर 25 है, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? विद्युत चुंबक का उपयोग क्या हम प्लास्टिक के कचरे को उठाने में कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि विद्युत चुंबक क्या होती है? केवल लोहे या फिर स्टील को ही अपनी ओर आकर्षित करती है, प्लास्टिक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। इसलिए हम विद्युत चुंबक का उपयोग प्लास्टिक के कचरे के ढेर को उठाने में नहीं कर सकते। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है, नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबक केवल चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा स्टील को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्लास्टिक एक अचुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इसे चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद है प्रश्न नंबर 26। यहाँ पर आपसे 2 प्रश्न पूछे, ए और बी। ए में आपसे पूछा है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के बराबर आकार और पार्श्व परिवर्तित होता है। इसके बाद आपसे पूछा है रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा जाता है? आपको लिखना है ताकि जब आगे चल रहे वाहन का चालक अपने पीछे देखने वाले दर्पण में देखे तो उसे एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखाई दे और वहाँ तुरंत रास्ता दे। देखिए यहाँ पर अगर एक एम्बुलेंस गाड़ी चल रही है और इसके आगे एक और गाड़ी, उसको रास्ता चाहिए, तो यहाँ पीछे वाला जब अपने दर्पण में एम्बुलेंस देखेगा तो उसे सीधा दिखाई देगा और वो तुरंत इस गाड़ी के लिए रास्ता दे देगा। बस यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखना है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे पेपर की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो रहती है वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।